चलिए फिर शुरू करते हैं आज पेपर 4 एथिक्स की जो आंसर राइटिंग चल रही है, उस आंसर राइटिंग में डे 1 से लेकर के डे 5 तक यानी कि पहले सप्ताह में जो आपके प्रश्न लिखे गए हैं, उन प्रश्नों में से 2 हम हिंदी के प्रश्न देखेंगे और 2 इंग्लिश के प्रश्न देखेंगे। तो वहां से हमारे जो शुरुआती टॉपिक हैं, जो सिलेबस के अनुसार जो हमने डिसाइड किए हुए थे, उन प्रश्नों पर कुछ उत्तर आए हैं और उत्तरों के आंसर को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रश्न की डिमांड के आधार पर, प्रश्न में क्या प्रेजेंटेशन के आधार पर आपको कार्य करना है और कैसे आप थोड़ा-सा अपने आंसर को और इनोवेटिव बना सकते हो, ये आप यहां से सीख सकते हो। कुल मिलाकर देखो, आपको जो भी उत्तर वगैरह पढ़ने होते हैं, चाहे आप टॉपर्स के उत्तर पढ़ते हो, चाहे आपके आस-पड़ोस में आपके कोई मित्र वगैरह है जो अच्छा आंसर लिखते हैं, चाहे ग्रुप पर कोई आपको अच्छा आंसर दिखता है, वहां से सीखने का प्रयास किया कीजिए कि कैसे हम अपने आंसर में यहां से कुछ पॉइंट्स उठा करके, कुछ प्रेजेंटेशन उठा करके, ग्राफ्स उठा करके वैल्यू एडिशन को कर सकें और हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला जो आंसर था पहले डे का, वहां पर क्वेश्चन था आपका, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के सार तत्व की विवेचना करनी है। अब यहाँ एसेंस ऑफ एथिक्स पर प्रश्न आया हुआ था। तो देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको कैसे रखनी है, अपने जो सोर्स हैं उस सोर्स में आपको नीति शास्त्र वाले चैप्टर को, नैतिक मूल्य व नीति शास्त्र वाले चैप्टर को, पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जब इस उत्तर को आप लिखने के लिए आएंगे, तो अब आपको आईबीसी मॉडल पर अपने उत्तर को लिखना होता है। ये तो पता ही आपको कि जैसे 125 प्रश्नों का जो उत्तर होता है, वहां पर आपको इंट्रोडक्शन 15 से 20 शब्दों में लिखना होता है। फिर प्रश्न की डिमांड के अनुसार आपको आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर लिखना होता है। आखिरी में यदि मौका मिलता है तो 125 वाले शब्दों में 15 से 20 शब्दों में ही अपना कंक्लूजन लिख के अपना उत्तर को खत्म कर देना है। इसी फ्रेमवर्क पर ही अपने उत्तर को लिखने का प्रयास किया कीजिए। अब इस फ्रेमवर्क पर सभी लिखते हैं, इसी में जो डायग्राम प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, वही थोड़ा सा अच्छा नंबर ले जाते हैं। जैसे यहाँ जो उत्तर लिखा गया है, सबसे पहले तो नीति शास्त्र के बारे में यहाँ बता दिया गया है। बेसिकली जैसे बताया है कि जो हमारे निर्णय होते हैं, हमारे निर्णयों को प्रभावित करने में यह जो नीति शास्त्र के सिद्धांत हैं, यह कार्य करते हैं और इसके आधार पर हमारे जीवन की दशा व दिशा को निर्धारित करते हैं। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में इन ब्रीफ में यह साधारण शब्दों में एकदम बता दिया गया है। साथ ही नीति शास्त्र आपको पता होना चाहिए कि जो आदर्श मूलक सिद्धांत होते हैं, जो हमारे ऐच्छिक कर्मों का, ऐच्छिक कर्म क्या होते हैं भाई, जैसे जिन कर्मों को आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, यहाँ पर अनैच्छिक कर्मों को शामिल नहीं किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, जो नीति शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श मूलक सिद्धांत है, जिन्हें संहिताबद्ध किया जाता है, उसमें अनैच्छिक कार्यों को नहीं रखा जाता है। ठीक है, यहाँ सही गलत की, शुभ अशुभ की पहचान की जाती है, चाहे गलत सही की पहचान की जाती है। तो ये सारे जो सिद्धांत आते हैं, ये ऐच्छिक कर्मों के आधार पर तय किए जाते हैं और समाज में हो चाहे व्यक्ति के स्तर पर हो, वह अपने आचरण में इन्हें शामिल करना चाहते हैं। जो नैतिक मूल्य होते हैं, इन्हें ही जो आचार संहिताबद्ध कर दिया जाता है, जो संहिताबद्ध किया जाता है, तो वही आपके कहलाते हैं नीति शास्त्र। ठीक, समझ में आया? तो अब नीति शास्त्र पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप अच्छा इंट्रोडक्शन सिंपल, साधारण और सहज शब्दों में लिख पाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद देखो, यह जो क्रिएटिविटी दिखाई गई है, यह इनोवेशन आपको भी प्रयास करना है सीखने का। क्या है भाई, जो नीति शास्त्र है वह व्यक्ति के विचारों, आचरण और व्यवहार, इनके एक मिले जुले स्वरूप में ही आपको नीति शास्त्र के सिद्धांत या आपको नैतिक मूल्य दिखाई देते हैं, व्यक्ति के झलकते हैं। और जहां इन तीनों का मिला जुला स्वरूप है, तो यहां आपको तीनों का मिला जुला स्वरूप के आधार पर ही आपको प्रेजेंटेशन के स्तर पर यह फिगर बनाने का मौका मिल गया। अब जरूरी नहीं कि आपको कॉपी कर लेना है, आपको अपने आधार पर सोचना है कैसे और आप इनोवेटिव कर सकते हैं। ठीक, सीखना है, केवल यहां से सीखते हुए यह जानना है कि देखो, यह जो स्टूडेंट या एस्पिरेंट के द्वारा किया जा रहा है, क्या आप अपनी कॉपी में इसको अप्लाई कर सकते हो, सीधा सीधा लिखकर भी आ सकते हो, लेकिन यह आप इनोवेशन करोगे तो आपके लिए यह बेनिफिट होने वाला है। आपकी कॉपी पर एग्जामिनर जब आप देखेगा आपकी कॉपी को, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। अब जैसे प्रश्न की डिमांड थी कि मानवीय क्रियाकलापों पर, देखो यहां पर जो लिखा गया है, अब इस लिखे जाने से पहले शुरुआती 7-8 सेकंड के अंदर आप ये दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए। फ्रेमवर्क का मतलब है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जानी चाहिए कि भाई हम अगर इस प्रश्न को ले जाएंगे, किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, जैसे इस प्रश्न को किस डायरेक्शन में ले जाना है। एसेंस ऑफ एथिक्स की बात की गई है और मानवीय क्रियाकलापों पर पूछा गया क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई मानव के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों में जो नीति शास्त्र के जो सार तत्व होते हैं, इनका प्रभाव कैसे पड़ सकता है। समझो बात को, जब आप कभी बताओगे तो पहले आपको सोचना है व्यक्तिगत स्तर पर। जैसे आप अपने आप को एग्जांपल के तौर पर रखकर देखिए, तो आपको व्यक्तिगत तौर पर देखना है कि व्यक्तिगत तौर पर जो आप कार्य करते हो, वहां पर जो नैतिक मूल्य होते हैं, इनका प्रभाव कैसे आपके जीवन पर पड़ेगा। फिर भैया क्या करोगे, फिर आपको आगे बढ़ के सोचना है
सामाजिक स्तर पर आपकी समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां कुछ होंगी, तो सामाजिक स्तर पर जो कार्य करेंगे वहां पर कैसे प्रभावित करेंगे। तीसरा, मानवीय क्रियाकलापों में आपको राष्ट्रीय स्तर पर जाकर सोचना है भाई, राष्ट्र के प्रति भी आपकी कुछ जवाबदेहिता बनती है, तो वहां पर आप जो कार्य करेंगे वहां पर ये नैतिक मूल्य या नैतिक मूल्यों के जो सार तत्व हैं ये कैसे प्रभावित करते हैं मानवीय क्रियाकलापों को। क्लियर। तो ऐसे आप सोचोगे तो एक फ्रेमवर्क बन गया, और फ्रेमवर्क पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे। जैसे निर्णयों की जो प्रकृति होती है इनका निर्धारण करता है। जो आप निर्णय लेना चाहोगे, निर्णय लेने में जैसे आपके भीतर नैतिक मूल्य है, सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य बोलने के आधार पर ही आप कोई भी डिसीजन लोगे, कहीं भी किसी पद पर होते हो या व्यक्तिगत जीवन पर होते हो, निजी जीवन में होते हो, तो वहां पर आप निर्णय लेने के आधार पर अब इन मूल्यों के आधार पर आप निर्णय ले पाओगे। ठीक है। फिर आते हैं सही गलत या उचित अनुचित या शुभ अशुभ के आधार पर आपका व्यवहार तय होता है, और व्यवहार के आधार पर बोला जाता है कि भाई जिसके नैतिक मूल्यों में आपको सही बोलने का, पाप ना करने का, ठीक है, ये सारे नैतिक मूल्य आपके प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं, जिसके व्यवहार में उसका मूल्यांकन या उसका व्यवहार भी नैतिक आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा। तो ये बताया गया व्यक्तिगत स्तर पर। फिर मानव कल्याण के आधार पर देखो वरीयता देनी है, तो अब हम सामाजिक आधार पर जा रहे हैं। अब सामाजिक आधार पर जो भी कल्याण की भावना होगी या एक समाज के प्रति आपका सकारात्मक रवैया होगा, ये सब आपको दिखाई देगा यहाँ सामाजिक स्तर पर जो भूमिका बनेगी। फिर जितने ये ता वाले शब्द होते हैं ना, ये ता वाले शब्द आपको रट लेने, जैसे सत्यनिष्ठता, प्रतिबद्धता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, इन गुणों का विकास होगा उस व्यक्ति के भीतर, और जो चरित्र निर्माण का यहाँ पर स्पष्ट स्वरूप देखे, स्पष्ट संकेत देंगे कि भाई जो व्यक्ति का चरित्र निर्माण है इन गुणों के आधार पर, जैसे सत्यनिष्ठता के आधार पर, उसकी प्रतिबद्धता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर या पारदर्शिता के आधार पर, जब यह व्यक्ति के भीतर इन गुणों का विकास होगा। इन गुणों का विकास कैसे होगा? जब उसके भीतर इन नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों को आपको जब यह नैतिक मूल्यों के सिद्धांत स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के भीतर दिखाई देंगे, तभी वहां पर उसके चरित्र का निर्माण आपको इन सभी उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर दिखाई देता है। क्लियर। फिर मानवीय क्रियाकलापों को आगे बताना है कि जो उसकी जवाबदेहिता आप समाज के प्रति आगे बढ़कर राष्ट्र के प्रति, जैसे राष्ट्र के प्रति पर्यावरण संरक्षण को लेकर के उसके भीतर मूल्य डाले गए कि प्रकृति का संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वह मानव कल्याण के लिए हो, चाहे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हो। जब यह मूल्य व्यक्ति के भीतर डाले जाएंगे तो यह सार तत्व उसके भीतर जब उपस्थित होगा तो वह प्रकृति के संरक्षण के प्रति उसकी जिम्मेदारी दिखाई देगी, वह उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर। और साथ ही साहस, संयम या निर्णय, जैसे बात की गई है साहस, संयम या न्याय की, इन नैतिक गुणों के माध्यम से भी वो आदर्श जीवन जीने का प्रयास करेगा। तो यही सारी बातें देखो यहाँ पर बताई गई हैं। अब आपको कैसे सोचना है, आपको व्यक्तिगत स्तर पर सोचना है, फिर सामाजिक स्तर पर सोचना है, फिर राष्ट्र के प्रति जो आपकी जवाबदेहिता है उसके स्तर पर सोचना है। बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे जहां पर आप इस नीति शास्त्र के सार तत्व के आधार पर अपने पॉइंट्स को जनरेट कर पाओगे। ठीक। तो बेसिकली आपको काम करना चाहिए पहले पॉइंट्स जनरेशन पर, कि पॉइंट्स जो जनरेट हो वो कैसे जनरेट हो, कैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स, अधिक से अधिक डायमेंशन पर अपने विचारों को लिख सको। वहां पर समझो बात को, यहाँ पर जैसे 8 जो मार्क्स का क्वेश्चन होता है यहाँ पर, तो आपके पास एटलीस्ट जो पॉइंट्स मेन बॉडी में लिखने होते हैं, मिनिमम आपको 5 पॉइंट डालने ही डालने हैं। अब ये 5 पॉइंट के बाद आपके पास जो और एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं फिर वो ऐड करने हैं, लेकिन मिनिमम 5 पॉइंट जरूर लिखने का प्रयास किया कीजिए। ठीक। अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? नैतिक मूल्य आत्मनिष्ठ हैं या वस्तुनिष्ठ हैं, तर्क संगत व्याख्या करनी है। देखो 125 शब्दों में ही है, बहुत ज्यादा यहाँ फैलने का स्कोप रहता नहीं है, टू दी पॉइंट लिखना होता है। तो नैतिक मूल्य आत्मनिष्ठ हैं या वस्तुनिष्ठ हैं, अब यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर समझ आपकी हो गई 7 से 8 सेकंड में आपको समझ लेना है कि जो डायरेक्शन जाने वाली है प्रश्न की कैसे जाएगी। जैसे नैतिक मूल्यों के बारे में पता ही है आपको, क्या होते हैं भाई नैतिक मूल्य, ये पीछे समझाया। अब ये आत्मनिष्ठ होते हैं या वस्तुनिष्ठ होते हैं, इस पर तर्क संगत व्याख्या करनी। तर्क देने हैं मतलब दोनों ही पहलुओं पर आपको तर्क देने हैं। पहला कह रहा है आत्मनिष्ठ, तो आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जिसे आप सब्जेक्टिव बोलते हैं। कहने का मतलब है कि आत्मनिष्ठता का मतलब ये होता है कि जो समय काल परिस्थिति के अनुसार तय किया जाता है, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता नहीं दिखाई देगी। वस्तुनिष्ठता होता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में वह सार्वभौमिक सत्य ही होता है, वह सार्वभौमिकता आपको दिखाई देगी। यूनिवर्सल रहते हैं, कोई भी मानक होते हैं, कोई भी नियम होते हैं जो यूनिवर्सल हो जाए किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, तो वह वस्तुनिष्ठ आपके कहलाते हैं। और आत्मनिष्ठ होता है कि परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए, जैसे उस समय परिस्थिति नहीं है वहां पर उसके अनुकूल, तो वह बदल भी सकते हैं। ठीक है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल जैसे आप एग्जाम्पल समझो गांधी जी और मार्क्स को लेकर के। गांधी जी हमेशा साधन की पवित्रता पर बात करते थे, तो बोले साधन हमेशा पवित्र होना चाहिए, तो साधन को वह वस्तुनिष्ठ मानते थे। कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको साधन हमेशा पवित्र रखने हैं। और वहीं जब मार्क्स पर आप जाओगे तो साध्य को पवित्र रखते थे। वो साधन कैसे भी हो सकते हैं, साधन परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन जो साध्य होता है वो साध्य हमेशा वहां पर फोकस रहता था मार्क्स का। तो यहाँ आपको आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता को समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान भाषा में समझना है। जैसे आप
प्रशासक में ही समझ लीजिए, बहुत सारे प्रशासक होते हैं जिनके भीतर ईमानदारी का गुण होता है। अब ईमानदारी का गुण वह किसी भी स्थिति में नहीं बदलते हैं, ठीक है? कोई भी लालच दिया जाए या किसी भी तरीके से वो अपने ईमानदारी वाले गुण को लेकर के वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, भले आप जितने भी तबादले कर दो उनके, जितने भी ट्रांसफर कर दो, लेकिन वह वस्तुनिष्ठ हैं उस गुण को लेकर के। लेकिन बहुत सारे आपको कर्मचारी दिखाई देंगे, अधिकारी दिखाई देते हैं जो आत्मनिष्ठ होते हैं, मतलब जहां समय काल परिस्थिति आती है वो बदलाव भी देखने को मिलता है। हालांकि उनकी छवि भी आप देखते हैं ईमानदार प्रशासक के रूप में नजर आती है, लेकिन फिर भी वो आत्मनिष्ठ रहते हैं। रहने का मतलब यह है कि जहां परिस्थिति देखते हैं, अनुकूल परिस्थिति दिखाई देती है बदलने की, तो बदल भी जाते हैं, ठीक है? तो ये आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता के आधार अंतर को आप समझ पाओगे। अब इसमें ये जानना है कि नैतिक मूल्यों के आधार पर आपको यहाँ चर्चा करनी है कि ये आत्मनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ है। तो जो आत्मनिष्ठ बताते हैं भाई, कुछ का मानना है, कुछ तर्क भी देते हैं विद्वान जो ये बोलते हैं कि भाई ये नैतिक मूल्य आत्मनिष्ठ हैं, तो वो अपने तर्क देंगे, और जो बोलते हैं ये वस्तुनिष्ठ होने चाहिए वो अपने तर्क देंगे। यही इस प्रश्न में समझाना है, दोनों के तर्कों को समझा देना है, आखिर में संतुलित आपको निष्कर्ष दे देना है। तो सबसे पहले नैतिक मूल्य बताना है, तो नैतिक मूल्य बताना है कि वो विश्वास होता है जिसके आधार पर समाज में व्यक्ति के द्वारा तय किया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। अभी नैतिक मूल्य ही नहीं होंगे तो समाज में तो अराजकता फैल जाएगी, इसीलिए इन मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। फिर अब इन आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर हमेशा एक बहस चलती रहती है। उसी में पहला जैसे तर्क दिया जाएगा कि आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण है, तो वो आत्मनिष्ठता कहां-कहां पर दिखाई देती है। एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर पहला बहुत अच्छा एग्जाम्पल बहुविवाह का दिया गया है। जैसे समझते हैं यहाँ पर, हम जिस समाज में रहते हैं, हो सकता है, अब आत्मनिष्ठ कैसे समझो, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जो बहुविवाह जैसी प्रथा है इसको सही नहीं ठहराया जाता है, इस पर निषेध लगाया जाता है, ठीक है? लेकिन वही बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी हैं, बहुत सारी आपको ट्राइबल कम्युनिटीज दिखाई देंगी जहां पर इस बहुविवाह को उनकी परंपरा का हिस्सा मानते हैं, तो इसे अनैतिक तो बोल नहीं दिया जाएगा। तो यह उनके लिए एक नैतिक मूल्य हो गया, लेकिन हमारे समाज के लिए ये अनैतिक हो जाएगा। तो बोले देखो, इसीलिए इनका मानना है कि ये जो नैतिक मूल्य होते हैं ये वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, क्या होते हैं? आत्मनिष्ठ होते हैं, परिस्थिति के अनुसार तय होते हैं, उस समाज की संस्कृति के अनुसार तय होते हैं। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल बढ़िया दिया गया है बहुविवाह का जो दिया गया है, ठीक? इसको आप समलैंगिकता के आधार पर भी बता सकते हो। जैसे समलैंगिकता यहाँ के समाज के लिए, पश्चिमी समाज के लिए आप डिफरेंस करके देखिए, यहाँ के संस्कृति के अनुसार देखोगे तो इसे एक अपराध की कैटेगरी में, अभी तो खैर अपराध की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है, लेकिन एक समय तक इसको अपराध की कैटेगरी में माना जाता था। वहीं आप पश्चिमी समाज के कुछ देशों में चले जाओगे जहां इसको समलैंगिकता को एक कानूनी दर्जा दिया गया है, ठीक है? तो इसको आप आत्मनिष्ठता के आधार पर, वहां के समाज के प्रभाव के आधार पर, वहां की संस्कृति के प्रभाव के आधार पर तय करने के लिए छोड़ देना चाहिए नैतिक मूल्यों को, यह मानना है, और यह तर्क भी दिया जाता है। फिर व्यक्तिगत कुछ अनुभव होते हैं और अवधारणाओं के आधार पर भी यह तय किया जाता है कि भाई वो जो नैतिक, वो आत्मनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ है। तो आत्मनिष्ठ होने के आधार पर ही बताया गया है कि कुछ व्यक्तिगत अनुभवों और धारणाओं के आधार पर ही वह आत्मनिष्ठता और आत्मनिष्ठता बेसिकली दिखाई देती है, ठीक है? फिर तीसरा एग्जांपल दिया गया है नैतिक सापेक्षवाद का। तो बोले सापेक्षवाद कैसे? जैसे नैतिक जो सत्य है, सत्य सार्वभौमिक नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ बताया गया है सांस्कृतिक और व्यक्तिगत संदर्भों पर निर्भर होते हैं। सत्य की जैसे एग्जांपल देते हैं कि बहुत जगह पर आपने सुना होगा कि बोला जाता है, अगर सत्य आपको किसी को बचाने के लिए, किसी का जीवन बचाने के लिए यदि वह झूठ बोल दिया जाता है तो वह झूठ नहीं माना जाता है, उसे सत्य के समतुल्य ही माना जाता है। तो वहां सत्य को किस कैटेगरी में रखा गया है? वहां सत्य बोलने की घटना को आपको आत्मनिष्ठ कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसी बात करने वाले जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि इसे आत्मनिष्ठता की कैटेगरी में रखना चाहिए। सत्य बोलना ऐसा नहीं कि हमेशा वस्तुनिष्ठ है, जहां पर किसी की जान बच रही है, किसी की जान बचाई जा सकती है, तो वहां पर यह जो मूल्य हो गए आपका आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण के साथ आपको नजर आता है, ठीक है? और बहुत एक वर्ग होगा, चाहे गला कट जाए, सर कट जाए, लेकिन आपको सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो वह वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखते हैं इस नैतिक मूल्य के प्रति। क्लियर? अब वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण आगे जैसे दिया गया है, इसमें बोला गया है कि अब वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण देखते हैं कहां-कहां पर दिखाई देता है। जैसे एक ईमानदारी का गुण, ईमानदारी का गुण आपको शुरुआत में ही बताया कि नैतिक यथार्थवाद आपको दिखाई देगा। थोड़ा वर्तनी में भी देखो ध्यान देना है आपको। अब नैतिक यथार्थवाद के आधार पर बताना है कि ईमानदारी जैसे जो गुण होते हैं, वह बहुत सारे प्रशासकों में आपने देखा होगा कि वह कितने भी ट्रांसफर हो जाएं, चाहे जितने ट्रांसफर हो जाएं, तो उनके लिए वह सार्वभौमिक गुण है, वस्तुनिष्ठ गुण है, वह उस अपने मूल्य को नहीं छोड़ पाते हैं। तो पहला आपको ये बताना है। दूसरा, तर्क संगत नैतिकता की बात करते हैं। जैसे कांट का यह मानना है, कांट ने बोला ना, कर्तव्य कर्तव्य के लिए होना चाहिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटी। अब बोले ठीक है, लेकिन उसके लिए इन्होंने बोला कि जो परिस्थितियां होती है ना, सभी के लिए पहले पृष्ठभूमि एक जैसी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि यह जो तर्कसंगत नैतिकता की बात कांट कर रहे हैं महोदय, इसके पहले कहते हैं कि आप बोलते हो कि भाई व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए, ठीक? यह शाकाहारी इस समाज का, किसी भी समाज का, जैसे मान लीजिए शाकाहारी जो है वस्तुनिष्ठ एक नैतिक मूल्य हो गया। अब इनका कहना है कि पहले दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों से आप ये कह रहे हो कि दोनों भाई आप लोगों को
शाकाहारी होना है किसी भी परिस्थिति में। अब दोनों के पीछे पहले परिस्थितियां समान करो। कहने का मतलब है एक व्यक्ति के पास खाने का विकल्प है, एक व्यक्ति के पास मांसाहार और शाकाहार दोनों विकल्प है, तो भाई उससे आप शाकाहार कहोगे रह लेगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास केवल मांसाहार का विकल्प है, तो उसके पास आपने शाकाहार का कोई विकल्प ही नहीं, खाने के लिए उसके पास उत्पाद ही नहीं है शाकाहार। अब उससे आप बोल रहे हो कि भाई व्यक्ति को अपने जीवन में शाकाहार ही करना चाहिए। तो पहले तो आप उसके पास परिस्थितियां समान करो, विकल्प समान करो, तब जाकर आप तर्कसंगत नैतिकता की बात करना। तो यही तर्कसंगत नैतिकता की बात कांट महोदय करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको व्यक्ति के समक्ष जो विकल्प हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो स्वतंत्र, वहां पर स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके पास में, तब वह चुनाव करेगा। ये कांट महोदय का। उसके बाद फिर दोनों के लिए एक समरूप स्थिति होनी चाहिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। वस्तुनिष्ठता आपको फिर उसके बाद देखनी है। फिर प्राकृतिक नैतिकता की बात करते हैं। जैसे अरस्तु का कहना था कि नैतिक मूल्य प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, वहां की जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसका हिस्सा होते हैं और सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। तो यह भी एक तरीके से जो प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें जो मूल्य दे रखे हैं, नैतिक मूल्य दे रखे हैं, वो सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से लागू होने चाहिए। यहाँ पर कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, यानी कि यह भी वस्तुनिष्ठता वाला दृष्टिकोण ही दिखाई देता है अरस्तु के महोदय के अंदर भी, जो नैतिक मूल्यों के प्रति है। क्लियर। अब देखो दो विचार हमें दिखाई दिए, एक आत्मनिष्ठ वाला, एक वस्तुनिष्ठ वाला। आपको जो निष्कर्ष देना है वो संतुलित निष्कर्ष देना है, यानी कि बताना है कि जो आत्मनिष्ठता है और जो वस्तुनिष्ठता है, ये दोनों ही मूल्य आपके दिखाई देते हैं। यहाँ कोई एक ठोस तरीके से आप यह नहीं कह सकते हो कि भाई नैतिक मूल्य आपके वस्तुनिष्ठ ही होने चाहिए या आपके आत्मनिष्ठ होने चाहिए, बल्कि एक संतुलित सधा हुआ आपको निष्कर्ष देना है। और किस तरीके से दोगे, आप बताओगे कि यह आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मिश्रित दृष्टिकोण के साथ में इन मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। क्लियर। ये दो हमने क्वेश्चंस देख लिए। अब तीसरा देखते हैं, या इंग्लिश में देखेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ हैं जो साथी अपने लिख रहे हैं, तो वो आंसर्स भी हम देख लेते हैं और वहां से भी आप देखिए सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज गीता अनासक्त योग, व्हाट मैसेज डज इट प्रोवाइड द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो यहाँ अनासक्त योग की बात की गई है। अब बोले पहले तो अनासक्त योग को ही यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, यहाँ पर समझाना है अच्छे से। तो अनासक्त योग क्या होता है, जब आप भगवत गीता का निष्काम कर्म पढ़ते हो तो वही निष्काम कर्म ही आपका अनासक्त योग है, ठीक है, कुछ और नहीं है। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ है कि परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी विद फुल सिंसियरिटी एंड डिवोशन विदाउट द एक्सेप्शंस, ठीक, विदाउट द सॉरी एक्सपेक्टेशंस ऑफ पर्सनल रिवार्ड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, तो यहाँ बात की गई है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपको कर्तव्य दिए गए हैं करने के लिए, कर्तव्य पथ पर आपको केवल अपने कार्य करने हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिवार्ड के, बिना किसी परिणाम के लालच के या भय के, किसी परिणाम के भय के बिना, किसी रिवार्ड के लालच के बिना, या किसी एक्सपेक्टेशन के बिना। ठीक, तो यही कहा गया है ना। आपने अगर निष्काम कर्म पढ़ा है तो वहां पर क्या कहा जाता है, फल की आसक्ति की चिंता किए बिना आपको अपने कर्तव्य करने, अपने कर्म करने, यही कर्म कहलाता है निष्काम कर्म। तो यही चीज लिखी हुई है। पहले अनासक्त योग को समझा देना है इन ब्रीफ, और फिर लॉर्ड कृष्णा के द्वारा जो भगवत गीता में कहा गया है, कर्मारण्य विधि का रस्ते मां फलेषु कदाचन। ठीक है, ये लाइन आपको याद कर लेनी है, कोशिश करना है इसको याद करो और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके इसको इन ब्रीफ समझा दो। तो निष्काम कर्म या अनासक्त योग पर कभी भी लिखने को आएगा तो ये एक अच्छा मटेरियल है। आपको यह एक तरीके से समझो, कुछ ऐसे इंट्रोडक्शंस होते हैं या कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन के स्तर पर आपको इतनी तैयारी करनी है कि ये एकदम रेडीमेड इंट्रोडक्शन तैयार रखने हैं। जैसे कभी भी और ये बहुत थीम जो होती है ना, जो भी ये थीम जैसे है ये एथिक्स वगैरह के पेपर में निष्काम कर्म पर भगवत गीता की पंक्तियों पर हमेशा आएगी ही आएगी, आपसे मोस्टली पूछा जाता है। फिर आपको जैसे सोसाइटी वाले पेपर में जाओगे आप, ग्लोबलाइजेशन पर आपको, ठीक है, अर्बनाइजेशन पर, ये ऐसी थीम्स होती हैं बहुत ही बार बार हर साल रिपीट होती हैं। अब हर साल रिपीट होती है तो इनके रेडीमेड इंट्रोडक्शन तैयार रखो, जैसे डेटा के आधार पर तैयार रखो। अब ये लाइंस आपको रट लेनी है, ये लाइंस लिखने का तो बहुत जगह स्कोप मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर आपको एसे में लिखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखने को मिलेगा, पेपर 4 में लिखने को मिलेगा, और भी कहीं आप चिप दो यहाँ पर। ठीक, तो ये ऐसी चीजें हैं, रेडीमेड एकदम तैयार रखो। रेडीमेड एकदम कहने का मतलब है कंक्लूजन के स्तर पर, इंट्रोडक्शन के स्तर पर बहुत सारे होंगे, 30-40 आपके पास ऐसे तैयार होने चाहिए जो रिपीटेड थीम्स होते हैं। उन रिपीटेड थीम्स पर आप खुद से मेहनत कर लो, 15 से 20 शब्दों में, 20 से 25 शब्दों में कम से कम इंट्रो और कंक्लूजन के स्तर पर आप अपनी तैयारी को रखो। रखने से क्या होगा, आपकी स्पीड बन जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे आपके दिमाग में टॉपिक आएगा, जैसे सामने आएगा, आपको पता है भाई आपने याद कर रखा है उस इंट्रोडक्शन को, तुरंत आप लिख दोगे। ठीक है, अब यहां से पूछा जा रहा है क्या मैसेज देता है। अब भाई मैसेज क्या है, अब ये अगर आपने लाइन पढ़ ली कि ड्यूटी करनी है इंसान को, उस लोक सेवक को, सिविल सर्वेंट को ड्यूटी करनी है, और ड्यूटी में आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचने, रिवार्ड्स नहीं सोचने। ठीक है, तो अब देखो बिना भय के काम कर पाएगा। ठीक है, वो आप ड्यूटी जो करेगा, ड्यूटी ओरिएंटेड गवर्नेंस के आधार पर अपनी अपनी अपना जो है
कार्य करेगा वो ड्यूटी ओरिएंटेड गवर्नेंस आपको दिखाई देगा वहां पर, ठीक है। वहां पर कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, जैसे एडवर्स सिचुएशन आएगी, एडवर्स सिचुएशन में वो रेजिलियंस रह करके काम कर पाएगा। ये आपको बता देना है, ठीक, समझना है यहाँ पर जो पॉइंट्स जनरेट हुए हैं ये आपको केवल अनासक्त योग अगर आपको समझ में आ गया, उस पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो इजीली आप सारे पॉइंट्स खुद ही जनरेट कर लोगे उससे। जैसे कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, उस एडवर्स सिचुएशन में रेजिलियंस के साथ में वो काम कर पाएगा। फिर बात आते हैं कि हैंडल द पॉलिटिकल प्रेशर। अब सिविल सर्वेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। अब उस राजनीतिक दबाव पर वह उसको इजीली हैंडल कर पाएगा, क्योंकि वहां पर उसको स्ट्रेंथ के रूप में वो जैसे अनासक्त योग पर कार्य कर चुका होगा या निष्काम कर्म वाले मूल्य पर कार्य कर रहा होगा, तो वह किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के बिना वह इजीली उसको कार्य कर पाएगा, जो भी उसको कर्तव्य दिए गए हैं करने के लिए उस पद पर रहते हुए। फिर कंपैशन और डिटैचमेंट भी दिखाई देगा। डिटैचमेंट कैसा, जैसे भाई भतीजावाद वाला जो एक लक्षण है, जो एक चुनौती है उसके सामने नजर आएगी, वहां से उसको डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट कहां कौन सिखाता है, अनासक्त योग सिखाता है, निष्काम कर्म सिखाता है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन के सामने भी उनका परिवार नजर आता है और उस परिवार के प्रति ही वह डिटैचमेंट का जो उपदेश दिया गया है वह सीख सकता है वहां पर। यहाँ पर सिविल सर्वेंट भी, तो वह डिटैचमेंट दिखाई देगा, कंपैशन का गुण यहाँ पर दिखाई देगा। और मेक रेजिलिएंट इन क्राइसिस, अब क्राइसिस के समय पर ही उसको रेजिलिएंट रहकर रहना है, यह भी सिखाता है अनासक्त योग आपको। क्लियर, तो ये सारी बातें ही यहाँ पर बतानी है आपको, और इन्हीं बातों को बताते हुए आपको 5 से 6 पॉइंट्स में आपको क्लियर कर देना है कि कैसे अनासक्त योग के माध्यम से वह जो सिविल सर्वेंट है अपने सामने मौजूद जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को दूर करते हुए वह कार्य कर सकता है। और चैलेंजेस आपको इजीली अगर समझना है तो कीवर्ड जैसे यहाँ दिए हुए, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर एक बड़ा चैलेंज है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, साथ ही बहुत सारा आपको डिलेमा भी रहता है, जैसे भाई भतीजावाद की एक समस्या रहती है, राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, क्रिटिसिज्म रहता है, लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं तो लोगों की हाई एक्सपेक्टेशन स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। इन सारे दबाव में रहते हुए, और एक रेड टेपिज्म जो मामला चल रहा है, करप्शन का एक मामला है, जैसे करप्शन पर, अब करप्शन कब होता है, करप्शन तभी होता है जब फल की चिंता होती है दिमाग में, ठीक है। अब फल की जब चिंता नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, तो सीधी सी बात है वो ईमानदारी से काम कर पाएगा। क्लियर, तो यही सारे पहलुओं पर ही आपको चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए आपको इस अनासक्त योग के बारे में लिखना है कि कैसे यह उस सिविल सर्वेंट की हेल्प करता है। और फिर जब आप कंक्लूड करोगे, अब कंक्लूड में देखो कितना अच्छा कंक्लूजन है 15 से 20 शब्दों में, तो आप बता सकते हो कि जो सिविल सर्वेंट है जो एम्बॉडी दीज प्रिंसिपल्स कैन सर्व एज ए ट्रू गार्जियन ऑफ जस्टिस, ठीक, पहला देखो कीवर्ड, और कीवर्ड को यहाँ अंडरलाइन भी किया गया है, जैसे यह अपने आप में जब यह अपने भीतर इन सारे सिद्धांतों को समाहित करेगा, सिविल सेवक निष्काम कर्म के अनासक्त योग के सभी सिद्धांतों को अपने भीतर समाहित करते हुए कार्य करेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो वह एक ट्रू गार्जियन ऑफ जस्टिस के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा, एंड गुड गवर्नेंस की स्थापना होगी वहां पर, जो सुशासन की स्थापना हो सकेगी। तो यहाँ 2 कीवर्ड दिखाई दिए, अब 2 कीवर्ड आपको कंक्लूजन में लिखने हैं, लिखने के साथ उन्हें अंडरलाइन करना है, तो यहाँ से आपको सीधी सी बात है भाई, जब ये अंडरलाइन और आपको अच्छे कीवर्ड अगर दिखाई देंगे, एग्जामिनर को नंबर अच्छे देगा ही देगा, कैसे नहीं देगा, है ना। फिर अब लास्ट देखते हैं, डिस्कस द फंक्शन ऑफ द एटीट्यूड। अब एटीट्यूड के फंक्शंस को यहाँ पर डिस्कस करना है, ये डे 5 का देखिए क्वेश्चन था। बोले सबसे पहले तो एटीट्यूड के बारे में आपको पता होना चाहिए कम से कम ना, जैसे यहाँ देखो आप, और क्या स्कोप है लिखने का, ये पूरा क्वेश्चन तो लिखा गया है। जब एटीट्यूड आप पढ़ते हो तो कैब मॉडल पर ही आपको पढ़ाया गया होगा यहाँ पर ना, कि कैब जो है इसके कंपोनेंट होते हैं, कैब कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, ठीक है, जो उसे संज्ञानात्मक आप बोलते हो, भावनात्मक बोलते हो, व्यवहारात्मक बोलते हो। अब एटीट्यूड पर एटलीस्ट कम से कम समझ तो होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन ऑफ एटीट्यूड बताना है, लेकिन इंट्रोडक्शन में तो कम से कम इसकी परिभाषा बतानी पड़ेगी ना। तो इजीली आपको कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक किसी चीज का ज्ञान है आपको, फिर अफेक्टिव मतलब उस पर आप भावनाएं क्या रखते हो, कैसी रखते हो, सही गलत की कैसी भावनाएं रखते हो, क्या सोचते हो उसको लेकर के। फिर इसके बाद तीसरा आता है बिहेवियरल, अब आप कैसा व्यवहार करते हो, अपने व्यवहार में इन चीजों को उतारते हो कि नहीं उतारते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे किसी को कॉग्निटिव नॉलेज तो है, जैसे ज्ञान वाला पक्ष है उसके पास, उसको पता भी है क्या गलत है क्या सही है, अफेक्टिव वाला भी है, अब बिहेवियरल वाला नहीं है अगर, तो क्या उसका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड होगा क्या, नहीं होगा ना। जैसे इसका कोई बढ़िया एग्जाम्पल है, इसका एक बेहतरीन क्लासिकल एग्जाम्पल अगर आपके सामने है तो रावण का एग्जाम्पल है। रावण से ज्यादा ज्ञानी तो कोई था नहीं था ना। अब ना रावण से ज्यादा कोई ज्ञानी आपको दिखाई देता है, अगर आप मैथोलॉजी पर ही जाओगे तो रावण से ज्यादा ज्ञानी नहीं, उसको पता भी है कि क्या गलत है क्या सही है, प्रकांड विद्वान बोला गया है, पंडित बोला गया है वह। अब फिर भी उसके बाद जो बिहेवियर में उसे क्या लगता है, बिहेवियर में वह किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को जो है उसका अपहरण कर लेता है, ठीक है। तो अब ये बिहेवियरल में उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड दिखाई देता है। तो जरूरी नहीं कि आपका ज्ञानात्मक पक्ष वाला, संज्ञानात्मक पक्ष आपका मजबूत हो उसके बाद भी आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। जहां ये तीनों आपके दिखाई देंगे साफ साफ, जैसे
कॉग्निटिव भी उसका पता है कि क्या सही है, क्या शुभ है, क्या उचित है, उसके आधार पर ही वह उसका भावनाएं बनी हुई हैं और उसी के आधार पर बिहेवियरल भी उसका दिखाई देता है। ठीक, एग्जांपल लो जंक फूड। जैसे हमें सबको पता होता है कि जंक फूड जो है खराब होता है खाना, ठीक है। ये भी पता है क्या-क्या नुकसान होते हैं भाई, लीवर को दिक्कत हो सकती है, किडनी को दिक्कत हो सकती है, कुछ भी है, मतलब ये आपके पास इफेक्टिव नॉलेज तो है कम से कम, है ना? कॉग्निटिव नॉलेज भी है, लेकिन बिहेवियर जैसे ही देखते हैं समोसा तला हुआ देखते हैं तुरंत एकदम खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो अब क्या हो गया, ये एटीट्यूड उसको लेकर के हमारा क्या है, नेगेटिव हो गया ना। जबकि हमें कॉग्निटिव नॉलेज भी है, इफेक्टिव नॉलेज भी है, लेकिन बिहेवियरल स्तर पर हमें क्या दिखाई देता है भैया, बिहेवियरल हम नहीं रोक पाते अपने आप को, ठीक है? तो यहाँ आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि एटीट्यूड क्या है, इस पर कांसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी। अब इसी को आपको इंट्रोडक्शन बनाना है, इंट्रोडक्शन के बाद में इसके फंक्शंस लिखने हैं। देखो इसके फंक्शंस जो होते हैं एटीट्यूड के, यहाँ 4 फंक्शन होते हैं, रट डालने हैं इनको, ठीक? चाहे आप हिंदी में भी देखो यही रहता है आपका जैसे यूटिलिटेरियन है, अब इसका उपयोगितावाद आपका हो गया प्रकार्य, ठीक? अब इसको क्या बोलते हैं, उपयोगितावाद प्रकार्य हो गया। दूसरा नॉलेज फंक्शन है, जिसे आप संज्ञानात्मक प्रकार्य बोलते हैं। तीसरा यहाँ पर वैल्यू एक्सप्रेशन है, जैसे आप मूल्य प्रकार्य, मूल्यवर्धन प्रकार्य बोलते हैं। या फिर एक ईगो डिफेंसिव भी होता है, ठीक है? इमोशन एक्सपीरियंस या आप ईगो डिफेंसिव, इसको आप ईगो डिफेंसिव आप एग्जांपल के तौर पर अगर समझना चाहो तो जैसे आप कैसे समझ सकते हो? ईगो डिफेंसिव आप सभी ने मूवी देखी होगी एक, कौन सी है, शादी में जरूर आना, देखिए ना। तो वहां पर आपने देखा होगा कि राजकुमार राव जो अभिनेता है उस फिल्म का, तो उसका ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म ही काम करता है, ठीक है? जब उसकी शादी नहीं होती है, उसके बाद फिर वो अधिकारी बनता है, तो इसे क्या है, ये यही है उसका ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म जो उसका कार्य करता है, जो उसका एटीट्यूड है, एटीट्यूड के भीतर जो उसका प्रकार है ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म का, वही उसके भीतर कार्य करता है। तो यही एग्जाम्पल तौर पर भी आप बता सकते हो उसका कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बदलता है टुवर्ड्स द हेल्प इन या फुलफिलिंग जो उसके इमोशनल नीड्स थी या उस समय की उसकी इमोशनल नीड्स थी उनको पूरा करने में, ठीक है? अब उसके बाद समझ लेते हैं कि प्रकार को। जैसे पहला है यूटिलिटेरियन। अब यह यूटिलिटेरियन फंक्शन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहां पर आप मैक्सिमम रिवार्ड के लिए और मिनिमम पनिशमेंट के लिए अपने एटीट्यूड को बदलते हो। जैसे आपको पता होता है कि क्या गलत है, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए, तो वैसा ही आपका एटीट्यूड बन जाता है। और आपको पता होता है कि क्या सही है, ठीक है, तो वहां पर क्या और कैसे आप मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकते हो। बेसिकली यह है आपका यूटिलिटेरियन फंक्शन। जैसे आपको ये पता है कि आप कैसे अधिक से अधिक लोगों की हेल्प कर सकते हो, आपका एक सकारात्मक रवैया रहेगा उसके प्रति, तो उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी, जैसे आपने एनजीओ वगैरह देखे होंगे, उन एनजीओ के माध्यम में इन एनजीओ से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोट कर सकते हो। या फिर जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है पद्मा भूषण और पद्माश्री है, तो यहाँ सरकार के द्वारा लोगों में इस पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए ही ये पद्मा भूषण और पद्माश्री जैसे अवार्ड रखे जाते हैं। क्लियर है? दूसरा है नॉलेज फंक्शन। अब नॉलेज फंक्शन सीधा है कि भाई नॉलेज के बेस पर उसका एटीट्यूड कार्य करता है। अब कोई नॉलेज है, जैसे एग्जांपल ले लो आप, गाड़ी चलाते हो आप, अब गाड़ी चलाने में अगर आपको नॉलेज है कि हेलमेट पहन के भाई गाड़ी चलानी चाहिए, नहीं तो चालान हो जाएगा, तो उसका एटीट्यूड है उसके प्रति, नियमों के प्रति, जो सड़क के नियम हैं, जो रोड सेफ्टी के नियम हैं, उनके प्रति उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएगा, ठीक है? तो वहां पर आपका एक नॉलेज फंक्शन दिखाई देगा, नॉलेज के बेस पर वो फंक्शन करता हुआ एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसका दिखाई देगा। और अगर नहीं है तो फिर उसका निगेटिव एटीट्यूड दिखाई देता है, ठीक है? बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको लेकर के उसको नॉलेज होता है फिर भी, या नॉलेज नहीं होता है। एग्जांपल यहाँ समझो, जिसको प्रति नॉलेज नहीं होता, जैसे न्यूक्लियर की बात की जाती है। अब न्यूक्लियर के प्रति जिसको केवल इतना ही पता है कि भाई इसके माध्यम से केवल नाभिकीय बम ही बन सकता है, केवल बम ही बनाया जा सकता है, तो उसका रवैया क्या होगा न्यूक्लियर को लेकर के? उसका रवैया होगा नकारात्मक। जिसको पता है इससे एनर्जी भी बन सकती है, उसका रवैया उसको लेकर के पॉजिटिव होगा। तो ये नॉलेज जो प्रकार होता है, जो ज्ञानात्मक प्रकार होता है, इसके आधार पर तय होता है किसी व्यक्ति का एटीट्यूड उसके प्रति कैसा है, ठीक है? तीसरा है फिर वैल्यू एक्सप्रेशन के आधार पर। अब जैसे वैल्यू एक्सप्रेशन के आधार पर भाई कुछ उसकी व्यक्ति की अपनी वैल्यूज होती है, उसकी बनाई हुई वैल्यूज होती है। यहाँ आप मांसाहार वाला या शाकाहार वाला देख सकते हो, ठीक है? जैसे किसी समाज में, अब जैसे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में ही रख लो, तो उसकी वैल्यूज कैसी डेवलप हुई हैं? मांसाहार के प्रति उसकी वैल्यूज कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी मुस्लिम धर्म में जो होगा। और जो घोर शाकाहारी वर्ग है, उस वर्ग में समाज में रहने वाला व्यक्ति है, तो उसकी शाकाहार के प्रति उसकी वैल्यूज कैसी होंगी? वह सकारात्मक होंगी, ठीक है? समझे बात को? तो ये होता है वैल्यू एक्सप्रेशन वाला। चौथा क्या है भाई? यही ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म वाला जो शुरू में ही समझा दिया। अब इस आधार पर आपको बताना है कि ये इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है? और सोशल एडजस्टिव, पांचवा यहाँ पर देखो उन्होंने दिया है सोशल एडजस्टिव वाला। एडजस्टिव वाला अगर समझना है तो सोशल एडजस्टिव, जैसे एडजस्टमेंट के आधार पर धीरे-धीरे आपका एटीट्यूड चेंज भी होता है। एग्जांपल लो, जैसे आप घर से आए, ठीक है? घर पर क्या था, बहुत ज़्यादा आप घर पे बंद रहते थे, एक कमरे में रहते थे, घूमने-फिरने का बिल्कुल शौक नहीं था, ना फ़िल्में देखते थे, ना कुछ। अब जैसे ही आप हॉस्टल में आए, रहना शुरू किया, तो आपका एटीट्यूड था फ़िल्मों को लेकर के, अरे यार बहुत गलत चीज़ है, नहीं देखनी चाहिए, ये वो, ठीक? अब जैसे ही हॉस्टल आए, हॉस्टल में आपने दोस्तों के साथ रहना शुरू किया। अब दोस्तों के साथ रहते-रहते 2-4 बार तो घूमने जाएँगे, तुमसे कहेंगे, पुश करेंगे तुम्हें, लेकिन नहीं गए तुम। लेकिन 4-5 महीनों के बाद में धीरे-धीरे आपका एटीट्यूड क्या होता जाएगा? आप धीरे-धीरे एडजस्ट करना शुरू करोगे, उस हॉस्टल लाइफ़ में एडजस्ट करना शुरू करोगे। एक गंदा खाना जो मिल रहा होगा, उस गंदे खाने के साथ एडजस्ट करना शुरू करोगे और
जो एक्टिविटीज होंगी उन एक्टिविटीज में आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया तो आपका एटीट्यूड क्या हो गया, उसके प्रति सकारात्मक हो गया। तो यही है आपका सोशल एडजस्टिव फंक्शन, आप उसी आधार पर आप ऐसे फंक्शन करना शुरू कर देते हो। क्लियर? तो यही आपका जो पांचवा बिहेवियर हो गया या पांचवा प्रकार हो गया एटीट्यूड का। तो इस आधार पर आपको सारे डिस्क्राइब कर देने हैं, ये तो याद ही करने हैं, याद करके आपको फिर वहां लिख देना है। आपको कोशिश करनी है कि आप डेली टू डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स होते हैं उनको कनेक्ट करके अपने आंसर लिखोगे, ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। बशर्ते कि आप रटकर अगर चीजें लिख रहे हो, आपको केवल हेडिंग्स यहाँ पर याद कर लेनी है, फिर उसके बाद आपको डेली लाइफ में उसको समझ लेना है। समझ विकसित होगी तो आपके एग्जाम्पल हजारों याद आ जाएंगे उस टाइम पर। ठीक है? ये ऐसा सब्जेक्ट होता है, बहुत स्कोप होता है खुला हुआ, आप लिख पाओ, एटलीस्ट समझ पाओ, जितना आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को अपने आसपास की, उतना ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स आप सेट कर पाओगे। फिर जब आपको एंड करना है तो जैसे कोट वगैरह होते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी महान व्यक्तित्व के द्वारा, कोई पर्सनैलिटी है जिसने कोट्स वगैरह कोई दे दिया उस टॉपिक पर, तो आपको वो याद कर लेना चाहिए। जैसे विंस्टन चर्चिल का यहाँ पर कोट दिया गया है, इसको आपको लिख लेना है, निकाल लेना है तुरंत, यहाँ से निकाल कर आपको वैल्यू एडिशन कर लेना है अपने जहां पर भी आपके नोट्स बने हुए हैं कि एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिगर डिफरेंस। एटीट्यूड भले ही एक छोटी चीज है, अभिव्यक्ति बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है? आपका एटीट्यूड जो होता है, आपकी अभिव्यक्ति जो होती है, उसके आधार पर आप एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल ले लो भाई, गांधी जी का ही ले लो। अब गांधी जी का जो एटीट्यूड था, वो चाहे अहिंसा को लेकर के कैसी भी परिस्थिति आ जाए सकारात्मक ही रहता था। चाहे सत्य बोलने की घटना हो, किसी का अशुभ नहीं करना, ये सारे एटीट्यूड के आधार पर ही एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया उन्होंने अपने समय के और जितने राजनेता थे, ठीक है, उनके प्रति। तभी आज वो राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। तो यही बात कही गई विंस्टन चर्चिल के द्वारा कि एटीट्यूड एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो ये आपको याद करना है, ये कोड करना है। ठीक है? जब भी आंसर लिखने का इस टॉपिक पर, एटीट्यूड पर तो क्वेश्चन आता ही आता है। अब इस पर जब क्वेश्चन आता है तो ये अपने पास में नोट डाउन होना चाहिए, रटी होनी चाहिए कि जैसे ही आएगा भी एटीट्यूड हमें दिखाई देगा अपनी कॉपी में, ये हम लिख देंगे वहां पर कोड को। क्लियर? तो ये हो गए पहले सप्ताह के आंसर्स का डिस्कशन। ये मॉडल आंसर्स का डिस्कशन करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो आपने आंसर्स लिखे हैं, इनका इवोल्यूशन तो होता ही है, साथ ही साथ आपको अपने स्तर पर भी वैल्यू एडिशन करते चलना है। जो उस पर ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, देखो वैल्यूएट कर भी रहे होंगे। और इसी के साथ अब हम लोग पेपर 6 भी शुरू करने वाले हैं। 24 तारीख से पेपर 6 भी शुरू हो जाएगा, और उस पेपर 6 के आधार पर देखो आपको हर टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे। 25 प्लस लगभग वीडियोस हुए थे जो रिकॉर्ड किए गए थे, वो सारे वीडियोस बेसिकली जो गंभीर होकर के देखो दे रहे हैं, वही देखते भी हैं। तो उनके लिए जरूरी भी है कि सारे टॉपिक्स को सिलेबस के अनुसार कवर कर लिया जाए। फिर डेली हम मंडे टू सैटरडे क्या करेंगे, 2 प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। उन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से होगा कि वो टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक पर आपको लिखना आ गया, लिखने के बाद आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। इवोल्यूशन के बाद आपने वैल्यू ऐड कर लिया कि क्या-क्या भाई और छूट रहा था वो ऐड कर लिया, उसके बाद आपका वो कवर हो गया भाई पूरा, है ना? फिर आपके हाथ में केवल रिवीजन रहेगा। अब तो रिवीजन करना ही पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी ना रिवीजन भी हमें करा दे, रिवीजन तो आपको ही करना पड़ेगा अपने स्तर से, क्योंकि लिखकर वहां आपको अपनी रिवाइज की हुई चीजें आनी है, जो आपको याद आएंगी, जैसे आपने उस टॉपिक को समझा होगा, समझाने का कार्य कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। फिर आपको अपने स्तर पर मेहनत करनी है, बार-बार रिवाइज करके, बार-बार लिख करके। ठीक है? चलो फिर वीडियो को ये खत्म करते हैं। आप लोग बताना कि भाई मजा आया कि नहीं आया।